नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रिवाइज योर सेल्फ नाम से इस जो प्रोग्राम जो आया है उसमें हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को सिस्टमेटिक रिवाइज करेंगे और ये रिवीजन हमारा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रहेगा। उसी क्रम में मैं आज लेकर आया हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन वीडियो। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और ये टॉपिक हमारे 4 मार्क्स का है जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट आंसर और एक शॉर्ट आंसर। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आप सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन सीट है डाउनलोड कर ली होगी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उस शीट के साथ इस वीडियो को देखें तो बेहतर रहेगा ताकि क्वेश्चंस आपके सामने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी पहले चैप्टर का रिवीजन। और पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो MCQs का जो पोर्शन है सेक्शन ए, पहले हम उसको करेंगे। संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। हमें इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग 48 बार, फिर 2 का भाग 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। ठीक है, तो 96 के 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 5 बार गुणा हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1। दूसरी संख्या में मिली है 404। 404 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा 202 बार, फिर 2 का भाग 101 बार, और 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 101 का भाग जाएगा 1 बार। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं 2 की घात 2 इंटू 101। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात ली जाएगी। उभयनिष्ठ जो दोनों में रहे और न्यूनतम घात मतलब छोटी से छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के बन रहे हैं और 2 की घात यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है तो न्यूनतम बनी 2, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान 4। तो संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक रहेगा 4। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल है 12 और 15 का लस और मस क्या होगा। 12 और 15 दोनों का लस और मस हमें लेना है तो अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसे हम घातीय रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, तो पहले लेते हैं इनका लस। लस में आने वाले अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, सारे के सारे गुणनखंड लिए जाएंगे और अधिकतम घात ली जाएगी। तो आपको अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है, पहले तो ये देखिए 2 है, 3 है और 5 है। 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात भी 1। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इसका लस तो 60 रहेगा। और मस के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात आप देख रहे हैं 3 इन दोनों में उभयनिष्ठ है और उसकी न्यूनतम घात 1 है तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3। तो इन दोनों संख्याओं के लस और मस क्रमशः होंगे 60 और 3। ऑप्शन इसका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n किस अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। हमें एक संख्या मिली है 4 की घात n, 4 पर n प्राकृत संख्याओं के रूप में अगर घातें लिखी जाए, n के मान जैसे जैसे हम रखेंगे और इसे सरल करेंगे तो जो संख्या मिलती है उस संख्या का कौन सा अंक इकाई नहीं हो सकता वो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, 4 पर घातें रख रख कर देख लीजिए। 4 की घात 1 का मान 4, ये संख्या 4 पर समाप्त हो रही है। 4 की घात 2 16, ये संख्या 6 पर समाप्त हो रही है। 4 की घात 3 64, ये 4 पे समाप्त हो रही है। इसका मतलब 4 की घात n का मान 4 और 6 इन पर समाप्त हो सकता है, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर रहेगा 0, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 अपरिमेय है और एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसके एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। √7, चूंकि 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये तो अपरिमेय संख्या है। √7 बटा √5, 7 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते, ये इसी रूप में रहेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 बटा √7, इसमें भी 3 और 7 के अभाज्य गुणनखंड किए जाना संभव नहीं है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। चौथा जो ऑप्शन है √75 बटा √48, 75 और 48 दोनों भाज्य संख्याएं हैं और इनके गुणनखंड संभव है। 75 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 × 5 × 5 और 48 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब जिनके जोड़े बन गए उन संख्याओं को तो बाहर ले लीजिए रूट से। इसमें से 5 बाहर आएगा तो ये संख्या बन जाएगी 5 √3। इसमें से 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 × 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना तो √3। √3 से √3 कट गया, संख्या बनी 5/4 और 5/4 एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा √75 बटा √48। यह एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं 156 और 78 का HCF 78 है तो LCM हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों LCM और HCF इन दोनों में संबंध का एक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा। सूत्र ये है HCF × LCM लस × मस बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। लस और मस का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप देखिए इसमें HCF मतलब मस दे रखा है 78 और लस आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या 156 और दूसरी संख्या 78। ओके, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 78 को पक्षांतर करेंगे, गुणे में है, पक्षांतर होके ये भाग में लिखा जाएगा। एक 156 × 78 बटा 78, 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा तो इसका लस आ जाएगा 156। तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति 156 रहेगा। ठीक है, बढ़े आगे। छठा प्रश्न, एक संख्या 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की अधिकतम घात क्या होगी, यह हमें निर्धारित करना है। तो इसके लिए पहले आपको 625 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 की भाजकता की जांच करें तो इसके अंकों का योग 13 हो रहा है, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या 5 का भाग, इकाई का अंक 5 है इसलिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा और 5 का भाग जब आप इसमें लगाएंगे तो 125 बार। क्या फिर से इसमें 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल, इकाई अंक 5 है, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 अंक 25। क्या फिर से इसमें 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल,
5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं 5 × 5 × 5 × 5, जिन्हें घातीय रूप में हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। और यहाँ हमसे पूछी गई है 5 की अधिकतम घात, तो 5 की अधिकतम घात बनेगी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 4। 625 में अभाज्य गुणनखंडों में 5 की अधिकतम घात 4 रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या 225 को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है और इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। चलिए करते हैं 225 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 दे रखा है। अंकों का योग करें तो बनता है 9, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर से अंकों का योग करें तो बनता है 12, फिर से 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। अब अंकों का योग 7 हो रहा है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग इसमें जा रहा है, 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं 3 × 3 × 5 × 5, जिन्हें हम घातीय रूप में लिखेंगे 3 की घात 2 × 5 की घात 2। ओके, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। ऑप्शन में से चुन लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। स ऑप्शन, 5 की घात 2 × 3 की घात 2, यह इसके अभाज्य गुणनखंडों का रूप रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 1200 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या HCF नहीं हो सकती? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा और हमें यह पता करना है कि HCF कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप एक छोटा सा नियम याद रखें। जो HCF होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक, सदैव एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। मतलब HCF का भाग सदैव एलसीएम में पूरा जाना चाहिए। HCF एलसीएम का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो हमें इन ऑप्शन में से वो संख्याएं चुननी है जो एलसीएम हमें कितना मिला है 1200। तो जिन संख्याओं का भाग 1200 में चला जाएगा वह महत्तम समापवर्तक हो सकती है और जिनका नहीं जाएगा वो नहीं हो सकती। तो एक एक ऑप्शन को देखिए। क्या 600 का भाग 1200 में पूरा चला जाएगा? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब ये उन संख्याओं का मस हो सकती है। क्या 500 का भाग 1200 में पूरा जाएगा? नहीं। इसका मतलब 500 उन संख्याओं का HCF नहीं हो सकता और हमसे यही पूछा गया है कौन सा उनका HCF नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा ब, 500, क्योंकि 500 का भाग 1200 में नहीं जाता। मस का भाग लस में पूरा जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? इन चार ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या को चुनना है। सबसे पहली संख्या √2, चूंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट के नीचे है तो यह अपरिमेय संख्या हुई। 7 √3, √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं के संयोजन से जो संख्या बनती है वो पूरी ही अपरिमेय होती है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या रहेगी। ऑप्शन स में √5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या में जुड़ेगी तब अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका सही उत्तर रहेगा द, उपयुक्त सभी। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 7/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा? आपको एक परिमेय संख्या 7/75 मिली है और उसका दशमलव प्रसार हमें प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझा देता हूं। आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्याओं के 2 रूप होते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं।
इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार प्राप्त किए जाते हैं तो उनके दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकते हैं? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो होंगे शांत या होंगे अशांत आवर्ती। मतलब वो भाग कभी शांत नहीं होगा, और आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद में किसी विशेष अंक या अंकों के समूह की बार बार आवृत्ति होती रहेगी, रिपीट होते रहेंगे। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, भाग कभी शांत नहीं होगा और दशमलव के बाद में किसी अंक या अंकों के समूह की आवृत्ति आपको नजर नहीं आएगी, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें जो संख्या मिली है 7/75 वो परिमेय है या अपरिमेय। चूंकि यह संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत भी हो सकते हैं और अशांत आवर्ती भी हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा रहेगा? तो जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हों तब तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिनके हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के ना हो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रहेगा। क्या है ये रूप? हरों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और हरों के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब ये रूप नहीं बनेगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा। और अगर हरों के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आ रहा हो या सिर्फ 5 आ रहा हो या 2 और 5 दोनों आ रहे हो तब उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। तो करना क्या है? हरों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 7/75 का हर कौन है? 75। और 75 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 3 इंटू 5 की घात 2, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा एक अभाज्य संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है? 3। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, और जब इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार रहेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो 7/75 का दशमलव प्रसार रहेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके बच्चों, एक उदाहरण से और समझ लीजिए इस तरह का प्रश्न। जैसे आपको एक संख्या दे रखी है 7/80 और इसका दशमलव प्रसार आपको निर्धारित करना है। चूंकि यह एक परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती में से कोई भी हो सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 80 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 80 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसे हम घातीय रूप में लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 5। अब आप देख रहे हैं कि इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। मतलब ये अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, और रूप का है तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो किस तरह का रहेगा? शांत दशमलव प्रसार। ओके बच्चों, और अगर कोई अपरिमेय संख्या मिल जाती है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, उसका दशमलव प्रसार फिक्स होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे आपको पूछ लिया जाए बताइए √2 का दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार रहेगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, तो इसका सही उत्तर रहेगा अशांत आवर्ती। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बहुत साधारण सा प्रश्न आया है। एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का पूरा पूरा भाग ना जाए वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अब आप बताइए अभाज्य में किन किन का भाग जाएगा? एक तो एक का और एक संख्या स्वयं का। तो इसका मतलब उसके कुल गुणनखंडों की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 2। किसी भी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन होते हैं? एक तो एक और दूसरा गुणनखंड रहेगा संख्या स्वयं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। दो अंकों की सबसे छोटी
और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का लघुत्तम समापवर्ती निम्नलिखित में से क्या होगा। दो तरह की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। एक तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10। ठीक है, 1 से लगाकर 9 तक के तो सभी के 1-1 अंक होते हैं और 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो एक तो हमें लेना है 10 को, और सबसे छोटी संयुक्त संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है 4। संयुक्त संख्या जिसे भाज्य संख्या भी कहा जाता है 4। अब 10 और 4 के आपको लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने हैं, और लस्य ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 और 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2, जिसको हम घातीय रूप में लिखेंगे 2 की घात 2। और क्या प्राप्त करना है इनका? लस्य। लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त करने के लिए आने वाले सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात ली जाएगी। तो आपको अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं? 2 और 5 दिख रहे हैं, दोनों लिए जाएंगे। 2 की अधिकतम घात 2 और 5 की अधिकतम घात 1। 2 का स्क्वायर 4, 5 की घात 1 का मान 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का एलसीएम जो रहेगा, लघुत्तम समापवर्ती जो रहेगा, वो 20 रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बनाइए आप इस क्वेश्चन को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4। तो हमें 2 और 4 का HCF निकालना है। 2 के अभाज्य गुणनखंड 2, चूंकि खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड 2 ही रहेंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2, जिसे घातीय रूप में हम लिखेंगे 2²। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और महत्तम समापवर्तक के लिए उभयनिष्ठ व्यंजक की न्यूनतम घात 2 की न्यूनतम घात 1 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आसान सा सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर यह एक परिमेय संख्या हो जाए, इसे परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करवाना है। आप सभी जानते हैं कि 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इस पर रूट आते ही यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। हमें इसे परिमेय संख्या में बदलना है, और परिमेय संख्या कब होगी? जब ये रूट का निशान हट जाएगा। 27 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 × 3 × 3, और जब हम जोड़े बनाने चलेंगे तो 3 का एक जोड़ा तो बन जाएगा, लेकिन एक 3 अकेला रह जाएगा, और जब तक इसका जोड़ा नहीं बनेगा तब तक ये अंडर रूट का निशान हटना नहीं है। तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना है? अगर इसके साथ 1 और 3 आ जाए तो इसमें 3 के जोड़े बन जाएंगे और यह संख्या परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब आप इनको गुणा करवाएंगे तो संख्या बनेगी 3 × 3 × 3 × 3। एक 3 और गुणनखंड में जुड़ गया, जोड़े बन रहे हैं, अंडर रूट के निशान से बाहर आ जाएंगे। 3 × 3, और 3 को 3 से गुणा करने पर 9, और 9 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी थी जिसे इसे परिमेय लाना पड़ा? √3। √3 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे √27 से गुणा करने पर यह संख्या परिमेय में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, बढ़े अगले प्रश्न पर। चलिए, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पहला भाग है ये उसका अंतिम सवाल है।
यदि दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य समान हो तो संख्याएं क्या होनी चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम है, और जब एलसीएफ और एलसीएम दोनों सेम होते हैं तो संख्याएं भी समान होती है। समान संख्याओं के लस और मस ही एक जैसे हो सकते हैं। अगर आपने संख्याएं बड़ी छोटी ली हैं तो उनका मस छोटा रहेगा और लस बड़ा रहेगा। ठीक है, तो समान लस और मस के लिए संख्याएं भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला भाग पूरा हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हमने 15 तरह के प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन पर पुनः अभ्यास करेंगे और इन प्रश्नों का वापस एक बार प्रैक्टिस करके इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। दूसरा सेक्शन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और इस पाठ में से एक प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक मिलेगा जो 1 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संख्या 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। एक संख्या में मिली 1260 और इसको अभाज्य गुणनखंड करके इसके घातांक रूप तैयार करने हैं। पहला प्रश्न, संख्या 1260 है तो हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब बढ़ते हुए क्रम में केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के भाग लगाना। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं चलती जाती हैं। तो आपको इसमें बढ़ते हुए क्रम में इन अभाज्य संख्याओं के भाग लगाने हैं जब तक जाएं। तो सबसे पहले हम 2 के लिए जांचें तो इकाई का अंक 0 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 0 बार। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब इसका इकाई का अंक 5 आ गया है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3। 3 की भाजकता की जांच करने के लिए अंकों का योग कीजिए। 3 और 1 4 और 5 9। चूंकि 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी जाएगा 3 का भाग। लगाइए, 3 एकम 3, 1 में भाग जाएगा 0 बार, संख्या बनेगी 15, 3 पंजे 15। फिर से जांचिए 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अंकों का योग 6 हो रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 का भाग। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर से जांचिए 3 का भाग, अंकों का योग 8 हो रहा है, अब नहीं जाएगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5। 5 की भाजकता की जांच करने के लिए इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 35 में 5 का भाग जा रहा है 7 बार, और आप सभी जानते हैं 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। ओके, तो अब 1260 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, और इन्हें घातीय रूप में लिखेंगे। 2 चूंकि 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात 2, 3 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2 × 5 × 7। ये इसका उत्तर रहेगा। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों का घातांक रूप आपका ये रहेगा। ठीक है बच्चों, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य संख्याओं के भाग लगाते हुए, और फिर उनको घातीय रूप में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बनाइए आप इस प्रश्न को। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड को घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से वही प्रश्न है, संख्या इस बार चेंज हो गई है। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए करते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए अंकों का योग करेंगे, 10 हो रहा है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग बिल्कुल जा रहा है, 1 0 0 1। ठीक है, इकाई का अंक 1 हो गया, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 7। 7 का भाग जब आप इसमें लगाकर देखेंगे
पूरा पूरा जा रहा है। चलिए 7 का भाग लगाते हैं, कितनी बार? 143 बार। अब फिर से हम इसमें 7 का जांच करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 शेषफल बच जाएगा, 7 का भाग नहीं जा रहा है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 11, और 11 का भाग 143 में अगर हम लगाएंगे तो 11 का भाग आप देख रहे हैं इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो चलिए 11 का भाग लगाते हैं। 11 का 11, 3 बचेंगे, 11 33, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, गुणनखंड हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। चूंकि सभी संख्याएं एक बार ही गुणा हो रही है तो इनका घातांक रूप यही रहेगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 2 प्रश्न हमने अभाज्य गुणनखंड के ले लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप इस तरह का प्रश्न तैयार कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। दो पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी हमने पहले सेक्शन में दो संख्याओं के लस और मस के संबंध का सूत्र देखा था, उसका जिक्र हमने किया था। सूत्र एक बार फिर से समझ लेते हैं। सूत्र है HCF मस इंटू LCM लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मस आपको दे रखा है 12, लस आपको दे रखा है 336, पहली संख्या दे रखी है 48 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 48 को हम यहां से पक्षांतर करेंगे। 48 और इसके बीच में निशान गुणे का है, तो जैसे ही इसे इधर भेजा जाएगा तो ये आएगी भाग में। सरल कीजिए इसे। 12 से कट रही है, 12 से एक बार, 12 से 4 बार, ये संख्या 4 से कट रही है, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 84 बार। तो इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? 84। ओके बच्चों, इस संबंध का सूत्र लस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और 4 में से कोई भी 3 मान दिए हुए, एक मान आपको ज्ञात करना, तो इसी सूत्र को पक्षांतर नियम से प्रयोग में लिया जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बनाइए आप इस प्रश्न को। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। दो संख्याएं, एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, और 2 के अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में रहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 2, यहाँ है 2 की घात 1। अब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक में आने वाले गुणनखंडों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं और न्यूनतम घात लेनी है। आप देख रहे हैं 2 के गुणनखंड दोनों में है, न्यूनतम घात 1 है, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान होता है 2। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक रह जाएगा 2। सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। चलो, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है बच्चों? प्रमेय कुछ इस तरह से, किसी भी संयुक्त संख्या जिसे हम
भाज्य संख्या भी कहते हैं। किसी भी संयुक्त संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का रूप अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, यदि उनका क्रम ना बदला जाए, या आप ये लिख सकते हैं क्रम को छोड़कर। किसी भी संयुक्त संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का जो रूप होता है वो अद्वितीय होता है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपको कोई संख्या मिली है 24। 24 एक संयुक्त संख्या है। आप जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको गुणनखंड मिलेंगे 2 की घात 3 × 3। और ये जो अभाज्य गुणनखंड का रूप मिला ये अद्वितीय है। इसके अलावा कोई अन्य रूप इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का नहीं बन सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इनका क्रम बदल सकते हैं। आप इसके गुणनखंड को इस रूप में भी लिख सकते हो 3 × 2 की घात 3। ठीक है ना, सिर्फ क्रम बदला जा सकता है, इसके अभाज्य गुणनखंडों का रूप नहीं बदला जा सकता। अभाज्य गुणनखंडों का रूप सदैव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, उसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं बनेगा। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। तो आप इस प्रमेय को थोड़ा सा याद रख लें। किसी भी संयुक्त संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का जो रूप होता है वो अद्वितीय होता है, यदि उनका क्रम ना बदला जाए। क्रम को छोड़कर हमेशा उनका रूप अद्वितीय रहेगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। एक संख्या हमें मिली है 6 की घात n, ठीक है, और हमें यह निर्धारित करना है कि n के किसी मान के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने का मतलब इकाई का अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण बच्चों हमेशा जो आधार में संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंडों पर निर्भर करता है। तो पहले तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 की घात n, ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात m × 5 की घात n के रूप के हों तो ही वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। चूंकि 6 की घात n में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप के नहीं है। ये रूप अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 के अलावा एक संख्या दिख रही है जो कौन है, 3। इसका मतलब n के किसी भी मान के लिए ये जो संख्या में मिली है 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 के अलावा कौन सी संख्या और दिख रही है, 3। जब कोई और अभाज्य संख्या इसके अभाज्य गुणनखंडों में आ गई है तो यह n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़िए आगे। चलिए बनाइए इस प्रश्न को, कीजिए। 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड आपको मिले हैं। p के अभाज्य गुणनखंड है 3 की घात 2 × 5 की घात 4 × 7 की घात 2, और q के गुणनखंड हमें मिले हैं 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 5 की घात 1। ठीक है, अब हमें p और q का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या करना होगा?
जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उन्हें लेना है और उनकी न्यूनतम घात, छोटी से छोटी घात हमें चुननी है। तो आप देख रहे हैं 2 के गुणनखंड दोनों में नहीं है, 3 के गुणनखंड दोनों में आ रहे हैं, तो 3 मस में भी आएगा। 3 की यहाँ घात 2 है और यहाँ 2 है, तो न्यूनतम 2 ही हुई, छोटी से छोटी 2। आगे 5 के गुणनखंड दोनों संख्याओं में नजर आ रहे हैं, तो 5 महत्तम समापवर्तक में भी लिया जाएगा। न्यूनतम घात 4 और 1 में से छोटा कौन है? 1। 3 का स्क्वायर 9 और 5 की घात 1 का मान 5। 9 और 5 को गुणा करेंगे तो 45। तो ये जो 2 संख्याएं हमें मिली है, इन दोनों का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बनेगा 45। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, एक और प्रश्न अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का आ गया। आप खुद अभ्यास करें संख्या का। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले 2 की भाजकता की जांच कीजिए। इकाई अंक 5 है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता की जांच करें, अंकों का योग करेंगे। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी लगेगा। 3 एकम 3, 8 में 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 1275 बार। क्या फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा? अंकों का योग करके देखिए। 3 और 7 10 और 5 15, बिल्कुल जा रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 बार। क्या फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा? अंकों का योग हो रहा है 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो बढ़िए आगे। 5 का भाग बिल्कुल जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग 8 पंजे 40, 5 25। क्या फिर से इस संख्या में 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल, इकाई का अंक 5 है अभी भी, 17 बार। और हम जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, एक बार। ओके, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हमें मिले हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। घातीय रूप में लिखेंगे। 3 2 बार गुणा हो रहा है, तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले सवाल को देखिए। बारह और 30 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM मतलब लस और मस दोनों निकालना है, और 2 संख्या आपको मिली है 12 और 30। पहली संख्या 12 है। 12 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। दूसरी संख्या 30। 30 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग इसमें 15 बार जाएगा, 15 में 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। एक एक बार ही आ रही है सभी संख्याएं, तो इनका घातीय रूप यही बनेगा। 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ओके बच्चों, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आप निकालिए पहले तो महत्तम समापवर्तक, जिसे हम HCF भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं और उनकी छोटी से छोटी घात लेनी है। देखिए कौन कौन दोनों के गुणनखंड में आपको नजर आए। 2 आ रहा है और 2 की छोटी घात 1। क्या 3 दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में है? बिल्कुल है। और 3 की सबसे छोटी घात 1। 2 की घात 1 का मान 2, 3 की घात 1 का मान 3 और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6। यह तो आ गया इसका HCF। और लसअ LCM कैसे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं लसअ का हिस्सा होती हैं। तो आपको अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी दिख रही हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। और उनकी अधिकतम घात 2 की बड़ी से बड़ी घात 2, 3 की बड़ी से बड़ी घात
1 और 5 की बड़ी से बड़ी घात 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इन दोनों संख्याओं का लसाअ रहेगा 60। ठीक है बच्चों, महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। संख्याओं 12 तथा 30 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM हमें ज्ञात करने हैं। दो संख्याएं हमें मिली है और दोनों के अभाज्य गुणनखंड करके HCF LCM ज्ञात करने हैं। पहली संख्या है 12 और 12 के आप अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 × 2 × 3, जिसे घातीय रूप में लिखा जाएगा 2 की घात 2 × 3। दूसरी संख्या हमें मिली है 30। 30 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेंगे 2 का भाग इसमें जाएगा 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। सभी की घातें 1-1 रहेंगी। अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF ज्ञात करना है और HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 दोनों में कॉमन है और 2 की न्यूनतम घात 1 है। 3 दोनों में कॉमन है और 3 की न्यूनतम घात भी 1 है। तो 2 की घात 1 का मान 2, 3 की घात 1 का मान 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ये तो आ गया इसका HCF महत्तम समापवर्तक। और लसाअ ज्ञात करने के लिए आने वाले सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात ली जाएगी। अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 संख्याएं दिख रही हैं, 2, 3 और 5। इनकी मैक्सिमम अधिकतम घातें लीजिए। 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात भी 1। 2 की घात 2 का मान 4, 3 की घात 1 का मान 3, 5 की घात 1 का मान 5। तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो लसाअ आ जाएगा 60। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक रहेगा 6 और लघुत्तम समापवर्तक रह गया 60। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 612 और 32 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं मिली हैं, एक है 616। तो आपको पहले 616 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं 616 के अभाज्य गुणनखंड हम। 616 में सबसे पहले 2 का भाग 308 बार, फिर 2 का भाग 154 बार, फिर 2 का भाग 77 बार। अब 77 में 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का भाग जाएगा 11 बार और 11 का भाग 1 बार। तो 616 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं 2 × 2 × 2 × 7 × 11 और इसे घातीय रूप में लिखा जाएगा तो 2 की घात 3 × 7 की घात 1 × 11 की घात 1। दूसरी संख्या है 32। 32 के अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 का भाग जाता है लगातार 5 बार और इसका घातीय रूप बनेगा 2 की घात 5। दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है HCF और HCF के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। 2 के गुणनखंड दोनों में कॉमन है और उसकी न्यूनतम घात 3 है। तो 2 की घात 3 इसका महत्तम समापवर्तक रहेगा। 2 की घात 3 का मान होता है 8। तो ये जो दोनों संख्याएं हमें मिली है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक रहेगा 8। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। HCF 306 1314 बराबर 18। दो संख्याओं का HCF 18 दे रखा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसके बारे में हम चर्चा पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। दो संख्याओं के लसाअ और मसाअ का जो संबंध होता है वो मसाअ × लसाअ बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। मसाअ मतलब HCF और HCF आपको मिला है 18।
लस मतलब एलसीएम जो हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 1314। लस ज्ञात करने के लिए 18 को पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा 306 इंटू 1314 बट्टा 18। 18 से काटिए या छोटी संख्याओं से काट सकते हैं तो आप 6 से काटिए। 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 51 बार। 3 का भाग 51 में पूरा पूरा जा रहा है 17 बार। तो हमारा लस रहेगा 17 इंटू 1314। तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय बनेगा 22,338। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। मस इंटू लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बढ़ते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या और इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय होती है। तो इसका मतलब हमें ये जो दोनों संख्याएं मिली हैं उनका लस हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहली संख्या 306 है और 306 के आपको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। बनाते हैं। 306 में सबसे पहले 2 का भाग 153 बार, फिर 3 का भाग 51 बार, 3 का भाग 17 बार, 17 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, जिनको हम घातीय रूप में लिखेंगे 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17। ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या 657। 657 के भी अभाज्य गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं। 657 में 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए अंकों का योग करेंगे तो 18 हो रहा है, तो 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 तिया 27। फिर से 3 का भाग जा रहा है, 7 तिया 21, 3 तिया 9। 73 एक अभाज्य संख्या है, तो 73 में सिर्फ 73 का भाग जाएगा एक बार। तो इसके गुणनखंड बने हैं 3 इंटू 3 इंटू 73, जिसे हम घातीय रूप में लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 73 की घात 1। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो वह कौन होती है? उन संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। और लघुत्तम समापवर्ती के लिए आने वाले सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात 2 आएगा, 3 आएगा, 17 भी आएगा और 73 भी आएगा। 2 की अधिकतम घात 1, 3 की अधिकतम घात 2, 17 की अधिकतम घात 1 और 73 की अधिकतम घात भी 1। 2, 3 की घात 2 का मान 9, 17 और 73 की घात 1 का मान 73। ठीक है। करते हैं इनका गुणा। तो इन सभी संख्याओं का लसा आ जाएगा 22,338। 22,338 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 306 और 657 इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों।